हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर जो है उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आए हैं उनको एक बार देखेंगे। शॉर्ट नोट्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई अगेन रिपीट कि ये शॉर्ट नोट्स पॉइंटर्स मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए इस तरीके से लिखे हैं। एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस को एलाबोरेट करके लिखना एज मच एज यू कैन, जितना क्वेश्चन में पूछा गया एज पर दी मार्क्स। पहला क्वेश्चन ये मैं अपने पहले के वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर कर देती हूँ। लिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। जो भी रेस्पिरेशन में ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको लिस्ट करना है। तो वन बाय वन सारे ऑर्गन्स देख लेंगे एंड उनका क्या फंक्शन होता है, क्या उनका इम्पोर्टेंस है, उसको देखेंगे। पहला ऑर्गन है नोज एंड माउथ। यहाँ से जो एयर है वो एंटर होती है। देन फेरिंग्स, फेरिंग्स एक पैसेज प्रोवाइड करता है एयर और फूड दोनों के लिए। लैरिंग्स, जिसको कि हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एयर जो है वो यहाँ से पास ऑन होके भी जाती है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ये एयर को लंग से लेकर आता भी है और लंग्स के पास लेकर जाता भी है, टू एंड फ्रॉम दोनों ही वर्क के लिए, जो कि O2 को इनसाइड एंड CO2 को जो एक्सेल आउट करना होता है, दोनों ही ट्रैकिया पाइप के थ्रू होता है। देन नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ये भी ट्यूब्स होती हैं जो ट्रैकिया से डिवाइड होके आगे ब्रोंकियल ट्यूब्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं और लंग्स तक पहुंचती हैं। लंग्स जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज O2 CO2। देन ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रांचेस को और भी स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देता है। जो ब्रोंकाई के स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। देन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई टीनी एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, यहीं पर O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। देन डायफ्राम, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे कि ब्रीदिंग फैसिलिटेट होती है। इसी पार्ट को मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कैसे होता है पूरा मैकेनिज्म इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। देन ये डायग्राम है, इसको देख लेना। इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने ऊपर बोले उन्हीं को लिस्ट आउट किया हुआ है। नोज है, माउथ है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर पार्ट्स। देन ये टिनी एयर सैक्स है जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं, ये डोम शेप्ड। डायफ्राम है, ये पूरे लंग्स है, लंग्स का यहाँ पर वेट गिवन है। देन इसी में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो 5 मार्क में आएगा तो छोटा ही लिखोगे, अगर 10 मार्क में आया तो एक्सप्लेन करके लिखोगे। ये PYQ में 10 मार्क में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑर्गन्स बता देना। अगर ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ऑर्गन्स को नेम आउट कर देना कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। देन इसके बाद जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें ब्रीदिंग आती है, ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि एल्वियोलाई में होता है, उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में बेसिकली क्या होता है, इस पूरे ही प्रोसेस को मैंने एक फ्लो चार्ट में बना दिया है। आप एक पार्ट याद कर लोगे ना तो दूसरा आपको अल्टीमेटली खुद याद हो जाएगा। अभी देखना कैसे, बहुत ही आसान है, बहुत ईजिली कर लोगे। ये मत सोचना कि बहुत सारा सिलेबस है मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत आसानी से कर लोगे यार, अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी। फोकस करते हैं वीडियो पे। पहला जो इनहेलेशन वाला होता है कि जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। तो जो उसका डोम शेप स्ट्रक्चर होता है ना, वो वैसा रिटेन नहीं हो पाता, वो फ्लैटन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ऐसे की जगह ऐसे हो जाता है। और दूसरी साइड जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल बेसिकली कि जो लंग्स हैं, लंग्स के आउटर और जो थोरैटिक कैविटी होती है उसकी जो मसल्स हैं वो, तो एक्सटर्नल वाली कंट्रैक्ट होती हैं और इंटरनल जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। अब इस रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन याद रखना प्लीज़ ध्यान से कि इनहेलेशन में एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और इंटरनल वाली रिलैक्स हो रही है। इंटरनल वाली रिलैक्स होगी ना तो अंदर ज़्यादा स्पेस होगा लंग्स के पास। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिब है वो अप होगा और थोड़ा सा आउट की तरफ,
बाहर आ जाएगा तभी तो इंटरनल मसल्स रिलैक्स हुई और ज़्यादा स्पेस हो गया। स्पेस कहाँ पर हुआ? जो थोरैसिक कैविटी यानी कि जो लंग का बेसिक एरिया है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ गया रिलैक्सेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया लंग्स में, और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एल्वियोलाई में भी प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब एल्वियोलाई में भी प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो एयर है वो लंग के अंदर एंटर कर गई। बस इतनी सी ही 4 लाइन की कहानी है। इतना समझ आया ना? एक बार और रिवाइज करवाती हूँ, रिपीट करती हूँ इसको, कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो उसका डोम शेप था वो फ्लैट हो गया, ठीक है। दूसरी साइड क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई जिसकी वजह से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गई। जब ये हुआ तो जो रिब्स हैं वो अप और आउट आ गए बाहर की तरफ, एंड इस इंटरनल रिलैक्सेशन की वजह से थोरैसिक कैविटी में स्पेस बढ़ गया। स्पेस बढ़ जाता है जहाँ पर भी सोचोगी, जगह जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर एयर का प्रेशर कम होगा ऑब्वियसली, तो लंग के अराउंड एयर प्रेशर कम, लंग में एयर प्रेशर कम, तो एल्वेलाई में एयर प्रेशर कम, जिसकी वजह से जो एयर है वो अंदर की तरफ आ गई, राइट। उसे कम दबाव झेलना पड़ा तो वो वहाँ पे मूव करेगी। एग्जैक्ट इसी का उल्टा होता है एक्सलेशन में। मैंने बोला ना, एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो जाएगा। अभी ये मैंने फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाया है। अब अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी चीज़ को अच्छे से बड़ी सी राम कहानी बना के एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो चीज़ हुई वहाँ पर उसी का ऑपोजिट होगा। जो मस्कुलर रीजन है वो रिलैक्स होगा, और जो डायफ्राम है वो वापस से जो अपनी उसकी डोम शेप थी ना उसमें बैक चला जाएगा। अब इसकी वजह से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स हुई। इस बार देखो एक्सटर्नल वाली मसल रिलैक्स हुई और जो इंटरनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो रिब्स हैं वो डाउन चले गए और इनवर्ड अंदर की तरफ। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो लंग्स है उसके पास प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो थोरैटिक सॉरी जो थोरैटिक कैविटी है उसमें जो स्पेस है ना, स्पेस कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि जो इंटरनल मसल्स थी वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जब इंटरनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो थोरैसिक कैविटी में स्पेस कम हुआ, स्पेस कम हुआ, जगह कम है, तो जो एयर है वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी अराउंड द वॉल्स, और लंग्स में एयर, तो लंग्स में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। लंग में प्रेशर बढ़ा दैट मीन्स कि एल्वेओलाई है उसमें प्रेशर जो है वो बढ़ गया, एंड जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो एयर है वो लंग से बाहर चली जाएगी। दैट्स ऑल, ये हुआ पूरा एक्सलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस। इसके बाद जो इंटरनल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो एल्वेओलाई है ना उसमें डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इन और CO2 आउट। अब इसी चीज़ को आप थोड़ी सी 2-4 लाइनें डाल के कि एल्वेओलाई के अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं, आप चाहो तो एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसा होता है, और इसके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर और CO2 बॉडी के बाहर। सिंपल, बस इतना ही है। सो दैट्स इट अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।